सिस्टम डॉट कंपोनेंट डॉट एंटिटी मॉडल के अंदर, तो डेटा डॉट एंटिटी मॉडल के अंदर, और उसके बाद वो क्लास को इनहेरिट कराने के बाद उसको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा कि मेरे कौन सा टेबल कौन से मॉडल से मैप होगा। ये टेबल नेम, ये मॉडल नेम, ये टेबल नेम, ये मॉडल नेम। बात समझ में आ रही कि क्या बोल रहा हूँ? तो टेबल नेम मॉडल नेम स्पेसिफाई कर दिया मैं, तो मेरा यूजर्स टेबल है, जाके वो सर्च करेगा, उसको लाके यूजर्स मॉडल के अंदर फिल कर देगा। बात समझ में आई? तो अगर मेरे को स्पेसिफाई करना है कि कौन सा मॉडल, EF कॉन्टेक्स्ट, हाँ वेब डॉट कॉन्फिग में ऐड किया ना मैंने, ये वेब डॉट कॉन्फिग में जाके मैं कनेक्शन स्ट्रिंग, इसका रिलेशन यही है कि मतलब जब ये यूजर्स टेबल सर्च करेगा तो वो टेबल कहाँ सर्च करेगा, तो बोलेगा मेरे को बताओ भाई तुम्हारे डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है। तो अब मैं जो कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम उसको कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसने क्या बोला, या तो तुम कंस्ट्रक्टर में पास कर दो, इसका एक कंस्ट्रक्टर है उसमें अपन पास कर सकते हैं, वो आगे की चीज़ है, या तो तुम क्या करो, जो क्लास का नेम है वही क्लास के नेम की एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर दो। तो बोले तुम नहीं बताओगे तो मैं कंसिडर करूंगा कि EF कॉन्टेक्स्ट या जो भी तुम्हारी क्लास का नेम है वो नाम को मैं वेब डॉट कॉन्फिग में सर्च करूंगा, ऐसा कन्वेंशन है। तो एज पर द कन्वेंशन मैं उसको क्रिएट कर दिया वहाँ पे, तो उसको अब ये जो क्लास का नेम है वो नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग को ढूंढेगा तो वेब डॉट कॉन्फिग में मिलेगी। वेब डॉट कॉन्फिग में उसको पता चलेगा भाई ओ फैसल PC नाम का SQL सर्वर नेम है, तो वो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाके बोलेगा कनेक्शन स्ट्रिंग में डेटाबेस का नेम भी स्पेसिफाई है इनिशियल कैटलॉग में, तो वो डेटाबेस के अंदर चला जाएगा, तो डेटाबेस का नेम स्पेसिफाई है मनी ट्रांसफर, तो मनी ट्रांसफर में चला जाएगा, वहाँ पे जाके वो देखेगा यूजर नाम का टेबल है क्या, अगर उसको टेबल नहीं मिलेगा तो क्रिएट कर देगा, और अगर मिल जाएगा तो मैप कर देगा। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है सेम नाम का टेबल यूजर, तो उसको क्या करेगा, मैप करेगा, और जैसी मैपिंग हो जाएगी तो अब जैसे मैं गेट फायर करूंगा, तो वो क्या करेगा, सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर्स टेबल करके क्वेरी बना लेगा अंदर। जैसे मैं सेट फायर करूंगा तो वो क्या करेगा, ऐड अपडेट डिलीट इंसर्ट बेस्ड ऑन मेथड स्पेसिफाई करेगा। अगर मैं लिखता हूँ ऐड तो इंसर्ट करेगा, मैं लिखता हूँ रिमूव तो डिलीट करेगा। समझ में आएगा? अपडेट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेक कर पहले वो एंटिटी निकालना पड़ेगा, निकाल कर उसकी वैल्यू चेंज करके फिर अपडेट करना पड़ेगा। वो बताऊंगा कैसे करना है। एटलीस्ट वो बेस्ड ऑन मेथड वो क्या करेगा, इंटरनल क्वेरी बनाएगा, तो वो क्वेरी क्या होगी, ऑटोमेटिक SQL की क्वेरी में कन्वर्ट होगी। तो मेरे को सोचने की जरूरत नहीं सिंटेक्स क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कहाँ पे सिंगल कोट्स ओपन होगा, कहाँ पे सिंगल कोट्स क्लोज होगा, डेट टाइम के लिए हैश यूज करूँ कि डेट टाइम के लिए कॉमा यूज करूँ कि डेट टाइम के लिए कन्वर्ट फंक्शन यूज करूँ, वो खुद ब खुद डेट टाइम में कन्वर्ट करेगा, उसको प्रॉपर एंटिटी वगैरह पूरा बना कर देगा। बात समझ में आया? समझ में आई क्या बोलो? हाँ, तो जितने भी मॉडल हम लोग क्रिएट करते हैं, अभी मैं अगर इसको रन करूंगा तो एरर देगा। पहले मैं एरर बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ उसको सॉर्ट आउट कैसे कर लेगा। अगर मैं भी डायरेक्ट बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो ये हो गया, इतना समझा। तो इसको रिबिल्ड करके देख लो कि बिल्ड सक्सीड दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो सक्सीड दे दिया, मतलब अभी तक का जो काम किया हो वो सब कुछ सही चल रहा है। तो मेरे पास अभी क्या रेडी हो गया, मेरे को अभी सर्विस के अंदर क्या करना है, क्रिएट के लिए ऐड करना है एक एंटिटी। तो मैं यहाँ पे आया, मेरा यूज़र सर्विस, ठीक है। यूज़र सर्विस में क्रिएट फंक्शन के अंदर मेरे को क्या करना रहेगा, एंटिटी फ्रेमवर्क के मॉडल के अंदर एक वैल्यू ऐड करना है। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, EFDB कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है ना, प्रोडक्ट क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो EFDB की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए EFDB का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, प्राइवेट EF कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसके बाद पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। कंस्ट्रक्टर का नेम क्या रहेगा, यूजर सर्विसेज सर्विस अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स न्यू कॉन्टेक्स्ट। ऐसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, ऑब्जेक्ट ऊपर डिक्लेयर किया। जैसे कंस्ट्रक्टर में क्यों रखा कि जैसे यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनेगा तो यूजर सर्विस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यूजर सर्विस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो EF कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। फिर उसके बाद जैसे क्रिएट फंक्शन कॉल होगा तो कॉन्टेक्स्ट से क्या हो जाना चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट को मैं यूज करूंगा, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड, सॉरी कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट ऐड क्रिएट कर रहा हूँ ना मैं। क्या होना चाहिए, देखो जैसे मैं ऐड लिखा तो उसके आगे क्या लिखा आ गया, ऐड फंक्शन को क्या चाहिए, डोमेन मॉडल डॉट यूजर्स एंटिटी, यूजर्स क्लास का
ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यूजर्स क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है ना, बस दैट्स इट, क्रिएट का कोड हो गया। मेरी बात समझी? क्रिएट का कोड हो गया। क्या करेगा वो, जो अभी जितने भी यूजर्स है उसके अंदर एक और ऐड कर देगा यूजर। वो यूजर कहाँ से आएगा, ऊपर एंटिटी जो है ऑब्जेक्ट वहाँ से आएगा, वो इसमें ऐड हो गया। लेकिन ये कहाँ ऐड हुआ, ये तुम्हारे रैम पे ऐड हुआ, डेटाबेस में ऐड नहीं हुआ। तो जो भी मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, जो भी मैं मैनिपुलेशन अभी करूँगा, मैं 10 मतलब ऐड 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 कॉल किया, तो वो ऐड कहाँ पे हुआ, तुम्हारे कलेक्शन के अंदर हुआ, तुम्हारे रैम पे हुआ। वो डेटाबेस में कैसे होगा, डेटाबेस में उसको सेव करना, तुम देखो अंदर इसको कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। तो ये लाइन लिखने से क्या करेगा वो, जो भी चेंजेस तुमने इधर किया है रैम के ऊपर, वो चेंजेस उठा के डेटाबेस पे डाल देगा। समझ में? फॉर एग्जांपल यूजर्स टेबल के अंदर भी 4 रिकॉर्ड है, 4 यूजर्स है, U1 U2 U3 U4, ठीक है। अभी मैं U5 करके एक यूजर बनाया, वो U5 यूजर जब मैं बनाऊंगा तो क्रिएट फंक्शन कॉल करूंगा, तो जो यूजर मैं बनाया वो क्रिएट में आएगा यहाँ पर, यहाँ से आके वो यहाँ पे यूजर्स में ऐड हो जाएगा। लेकिन ऐड हुआ वो कहाँ ऐड हुआ, वो हाँ रैम पे ऐड हुआ। जो मैं गेट करके लेके आया हूँ ना 4, वहाँ पे 5th एम्प्लॉय ऐड हुआ, लेकिन जहाँ से मैं गेट किया वहाँ पे नहीं हुआ। हाँ एक्चुअल में डेटाबेस में नहीं हुआ। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे देखो कि जैसे मैं यूजर्स कॉल किया, मतलब कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स इतनी लाइन लिखा, तो उसने क्या किया, डेटाबेस से वो 4 एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया रैम के अंदर, 1 2 3 4, ठीक है। और ये मेरी एप्लीकेशन जो रैम को एक्सेस करने वाली है। अब यहाँ पे मैं एक ऐड फंक्शन कॉल किया, तो एक और ऐड हो गया 5th, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, यहाँ 5th हो गया, यहाँ पे 5th यूजर ऐड हो गया, और यहाँ पे यूजर काउंट क्या है 4 है। फिर यहाँ पे मैं सेव चेंजेस किया, तो ये 5th वाला निकल के इधर आ गया। समझ में आया? समझा क्या हो रहा है? तो ये दो लाइन का कोड मेरे को करना पड़ा उसके। तो हाँ ठीक है, तो क्रिएट मेरा हो गया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे गेट ऑल करना है। तो गेट ऑल तो और ही सिंपल है, गेट ऑल में तो कुछ सेव चेंजेस भी नहीं करना पड़ेगा। गेट ऑल में सेव चेंजेस की जरूरत है क्या, जो इधर आ रहा है वही वहाँ भी रहेगा। तो गेट ऑल में जाके मैं ये लिखा अंडर स्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स, इससे यूजर की लिस्ट रेडी हो गई, इससे उसी को रिटर्न करना है मेरे को। रिटर्न इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, टू लिस्ट ऑफ इतना ही कोड रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? इसके लिए इतना ही कोड रहेगा, कॉन्टेक्स्ट यूजर टू लिस्ट ऑफ यूजर। ये क्या था, यूजर्स डीबी सेट ऑफ यूजर था, लेकिन रिटर्न क्या करना है, आई इनवेबल। अच्छा ये भी वर्क करेगा क्योंकि वो भी कलेक्शन है ना। एक मिनट में चेक कर दूं, हाँ ये भी चलेगा। मत कन्वर्ट करो टू लिस्ट, क्योंकि मैंने आई इनवेरेबल ली है, मैंने लिस्ट ऑफ, हाँ तो ये आई इनवेरेबल जो है कॉमन है। मेरी बात समझी? ये मैं कितने बार लेके कितना लफड़ा कर चुका हूँ स्पोर्ट स्टोर के अंदर। आई इनवेरेबल जो है टॉप इंटरफेस है, तो उसके नीचे की जितनी सब क्लासेस है मैं किसी को भी रिटर्न करवा सकता हूँ, तो डीबी सेट ऑफ यूजर को भी रिटर्न करवा सकता हूँ मैं। बात समझ में आई क्या? किसको नहीं समझा ये, किसको नहीं समझा? तो डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स लिखा मैं, तो लिस्ट ऑफ यूजर क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद है गेट बाय आईडी। अब इसका कोड तुम लोग बताओगे मेरे को। गेट बाय आईडी में क्या करना है, मेरे को रिटर्न करना है एक यूजर को ऑब्जेक्ट, बराबर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा निकालना पड़ेगा, उसमें कुछ वेयर लगाना पड़ेगा, बेस्ड ऑन आईडी फिल्टर करके एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो कोड क्या रहेगा, एग्जैक्टली वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा लिंक यू का मेरे को। तो मैं लिखा रिटर्न के आगे मैं क्या कर दूंगा, चलो मैं डायरेक्ट ऐसा लिखा, अंडर स्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स, इससे ऑल मिल गया, डॉट वेयर एक सच डैट
एक्स डॉट यूजर आई डी इक्वल्स आई डी। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं एक क्वेरी फायर किया, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम T1, टेबल नेम T1 वेयर आईडी इक्वल्स 1, जरूरी है ऑलवेज 1 एक ही रिकॉर्ड आएगा। नहीं, प्राइमरी जरूरी नहीं ना प्राइमरी की ऑलवेज सेट हो, मैं तो एकदम इन जनरल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। जरूरी है एक ही रिकॉर्ड आएगा? नहीं ना, मतलब प्राइमरी के 1 वाला 2 मरतबा हुआ तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो इसको लिंकियों का क्या मालूम प्राइमरी की क्या होता है? तो मेरा वेयर क्लॉज ऑलवेज क्या रिटर्न करता है? मेरा वेयर क्लॉज ऑलवेज क्या रिटर्न करता है? देखो, आई क्वेरिएबल ऑफ यूजर, आई क्वेरिएबल और आई इनुमरेबल, ये 2 टर्म हम लोग यूज करते हैं। तो आई इनुमरेबल कब यूज होता है? जब मेरे को मैनिपुलेशन, मतलब मेरा कलेक्शन वगैरह जो आया है वो रैम पे आके मैनिपुलेट होने वाला है। रैम पे आके मतलब यहाँ से यहाँ आके कुछ चेंज होने वाला है। तो और आई क्वेरिएबल मतलब कैसा कि वो यहाँ मैनिपुलेट होगा लेकिन उसकी क्वेरी इधर रैम पे बनती है। तो जब मैं रिटर्न टाइप आई क्वेरिएबल रखता हूँ तो क्वेरी बन के जाती है। अगर मैं एकदम सिंपल सी चीज, अगर मैंने डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर वेयर एक्स दैट यूजर आईडी और इसका रिटर्न टाइप आई क्वेरिएबल है और इसका रिटर्न टाइप आई क्वेरिएबल है, तो ये क्या करेगा? पूरा यूजर निकालेगा नहीं, वो क्या करेगा? देखेगा यूजर के लिए टेबल कौन सा है, यूजर है, तो लिखेगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इक्वल जो भी 1 2 3 4 है वो सिर्फ क्वेरी बना के सेंड कर देगा। यहाँ मैनिपुलेट नहीं करेगा, डॉटनेट उसको मैनिपुलेट नहीं करेगा। मैनिपुलेट कौन करेगा? डेटाबेस। और अगर मैं आई इनुमरेबल रखता हूँ तो क्या करेगा? वो पहले पूरा कलेक्शन निकालेगा, उसमें से एक वैल्यू निकालेगा, उस मतलब एक वैल्यू किसके बेस पे निकालेगा? वो आईडी के बेस पे एक वैल्यू निकालेगा और उसको रिटर्न करेगा। दोनों में फर्क हो गया ना, जमीन आसमान का फर्क है एक्चुअली। हाँ, मैनिपुलेशन जो मेरा सर्वर पे हो रहा है और इधर मैनिपुलेशन मेरे एप्लीकेशन के अंदर हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन सर्वर पे हो रहा है। एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एक्चुअली दोनों ही सर्वर है। तो डेटाबेस सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर दोनों अलग अलग है ना। एक मेरा एसक्यूएल सर्वर है, एक मेरा आईएएस है। आईएएस मैनिपुलेट कर रहा है कि एसक्यूएल सर्वर मैनिपुलेट कर रहा है? अगर आई इनुमरेबल लिखता हूँ तो आईएएस मैनिपुलेट करेगा, आई क्वेरिएबल लिखता हूँ तो डेटाबेस सर्वर मैनिपुलेट करेगा, लेकिन तुमको आउटपुट में कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं डिफरेंस बिटवीन आई क्वेरिएबल एंड आई इनुमरेबल। अभी मेरा क्लाइंट इंटरव्यू था ना, उसने मेरे से दूसरा तीसरा क्वेश्चन यही मारा फेंक के, डिफरेंस बिटवीन आई क्वेरिएबल एंड आई इनुमरेबल। कब आई क्वेरिएबल यूज करूंगा, कब आई इनुमरेबल यूज करूंगा? आई इनुमरेबल का एडवांटेज ओवर आई क्वेरिएबल, मतलब एडवांटेजेस ऑफ आई क्वेरिएबल और आई इनुमरेबल, एडवांटेजेस ऑफ आई इनुमरेबल और आई क्वेरिएबल, दोनों बताओ मेरे को। 1.5 घंटा पकाया था मेरे को ऐसा फालतू फालतू सवाल करके। तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं एक्चुअली इंटरव्यू में, क्योंकि वो उसका रिलेशन है पूरा पूरा एंटिटी फ्रेमवर्क से। अगर तुम बोलते हाँ है ना, क्यों नहीं है? अभी तो बताया ना एडवांटेजेस ऑफ आई क्वेरिएबल। हाँ बता रहा हूँ। अगर मेरे को अब मैं पहले बता एडवांटेजेस ऑफ आई इनुमरेबल ओवर आई क्वेरिएबल। तो एडवांटेज ऑफ आई इनुमरेबल क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, मैनिपुलेशन रैम पे ही करना है, तो रैम पे मैनिपुलेशन करने की कब जरूरत पड़ेगी? जैसे फॉर एग्जांपल पेज लोड हुआ, ठीक है, पूरी लिस्ट फिल हो गई, पूरी लिस्ट फिल हो गई, तो बस ग्रिड में पूरा डेटा दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि उसके अंदर जो ग्रिड में जो डेटा दिख रहा है उसका नाम अपडेट होना चाहिए। तो अपडेट मेरे को कहाँ पे करना है? डेटा तो मैं ऑलरेडी फैच कर चुका हूँ, मेरी बात समझ, डेटा तो मैं ऑलरेडी फैच कर चुका हूँ, मेरे पास आ गया, उसी में मैनिपुलेट कर दूंगा मैं। अगर मैं एड़ा बना करता हूँ, मतलब एक अपडेट करने के लिए आई क्वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे डेटा पड़ा है, फिर से उसको क्वेरी भेजता हूँ और डेटाबेस सर्वर पे जाकर उसको अपडेट कराता हूँ, तो वो बेवकूफ़ी हो गई। तो इस टाइम पे ये क्या हो गया? आई इनुमरेबल मैं यूज़ करूँगा। मेरी बात समझ रही क्या बोल रहा हूँ? मैं डेटा तो पहले फैच कर चुका हूँ। मैं जैसे क्या करता हूँ कि नॉर्मली कैसा होता है, हम लोग जब इंडेक्स पेज शो करते हैं तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज बताते हैं, फिर वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्या एक्शन बटन होती है, उसमें जाके एडिट करते हैं तो वही रिकॉर्ड फिल होता है। तो अब मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, तो मैं फिर से वो आईडी लेके डेटाबेस के पास जाके रिकॉर्ड लेके आऊँगा आई क्वेरिएबल से। तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई। मैं आई इनुमरेबल यूज़ करके वहीं का वहीं रिकॉर्ड बता दूँ, एप्लीकेशन सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर, मतलब यहाँ से यही मैं घूमता हूँ। अगर मैं ऑलवेज आई क्वेरिएबल यूज़ करूँ, इसका मतलब मैं ऑलवेज डेटाबेस में ट्रैवल्स कर रहा हूँ, हमेशा मैं जाके डेटाबेस से वैल्यू लेके आता हूँ, हर बार डेटाबेस में जा रहा हूँ, हर बार डेटाबेस में तुमको नहीं जाना है। तो तुम ADO.NET यूज़ करते हो, तुम हर बार डेटाबेस में जाते हो, हर बार हर क्लिक में डेटाबेस पे जाते हो। एंटिटी फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता। एंटिटी फ्रेमवर्क में एक बार एकदम देर लगती है लोड होने, फिर थोड़ी देर बाद तुम देखोगे एप्लीकेशन ऐसा लगेगा कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, क्लिक कर रहे हो फट से डेटा आ रहा है, क्लिक कर रहे हो सेव हो जा रहा है, क्लिक कर रहे हो डेटा आ जाएगा। तो ऐसा लगेगा नहीं कि वो डेटाबेस में जा रहा है, एक्चुअल में जाता ही नहीं है, एक्चुअल में जाता ही नहीं है।
एक बार लोड करता है उस पर ही मैनिपुलेशन चालू करता है। बात समझ में आई क्या? तो दोनों का अपना अपना एडवांटेज है, ये समझा? तो अब मेरे को मैं श्योर नहीं हूं ना कि वेयर क्लॉज से ऑलवेज एक ही यूजर रिटर्न होगा, तो यूजर इसका रिटर्न टाइप क्या है? आइक वेरिएबल ऑफ यूजर। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे को मालूम है कि यूजर आईडी रिपीट नहीं होगी, मतलब एक ही, तो मैं क्या करूंगा इसको डॉट सिंगल, सिंगल और डिफॉल्ट। डॉट सिंगल अगर कल लिखा और डॉट सिंगल और डिफॉल्ट दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ सिंगल लिखा तो वो क्या करेगा, मोर देन वन वैल्यू आएगी ना तो फट जाएगा कोड। अगर तुम सिंगल यूज कर रहे हो और मोर देन वन वैल्यू आ गई, मतलब आईडी रिपीट हो गई, तो सीधा एरर प्रॉम्प्ट करेगा, समझे? और सिंगल और डिफॉल्ट में कैसा होगा? सिंगल और डिफॉल्ट में तुम करते हो उसको मोर देन वन वैल्यू मिली तो कोड फट जाएगा, सिंगल वैल्यू मिली तो ठीक है, एज इट इज एज एक्सपेक्टेड वर्क करेगा, लेकिन उसको एक भी वैल्यू नहीं मिली तो फिर डिफॉल्ट वैल्यू मतलब नल दे देगा। और अगर सिंगल खाली में यूज किया और उसको एक भी वैल्यू नहीं मिली तो भी एरर आ जाएगा। तो तीन सिचुएशन है ना, या तो सिंगल वैल्यू मिलेगी, या तो मल्टीपल वैल्यू मिलेगी, या तो नहीं मिलेगी। तो सिंगल के केस में जब सिंगल वैल्यू मिलेगी तो प्रॉपर वर्क करेगा, मल्टीपल वैल्यू मिलेगी तो एरर आ जाएगा, एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो भी एरर आ जाएगा। सिंगल के केस में सिर्फ सिंगल यूज करता हूँ, सिंगल और डिफॉल्ट यूज करता हूँ तो एरर खाली कब आएगा? जब मल्टीपल वैल्यू मिलेगी, बाकी एरर आएगा ही। समझ में आया? अगर ये आईडी रॉन्ग हुई तो वैल्यू नहीं मिलेगी तो नल रिटर्न करेगा वो, तो वही तो मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए सिंगल और डिफॉल्ट यूज किया मैंने ज़्यादा कोड एरर देना चाहिए और फालतू सा कुछ एरर मैसेज दिखे वहाँ पर। तो ये क्या रिटर्न करेगा? सिंगल और डिफॉल्ट का रिटर्न टाइप क्या है? ये देखो दिख रहा है, यूजर्स। और रिटर्न क्या करना है मेरे को? तो मैंने इसके आगे ही रिटर्न लिख दिया, वो सीधा रिटर्न कर देगा। समझ में आया क्या? समझा? लिंक्यू के एक्सप्रेशन से कितना फायदा होता है तुम लोगों को समझते हो? अगर मैं यही मेरे को ऐसे करना पड़े या फंक्शन क्रिएट करेगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, तो पूरा लिखना पड़ेगा फंक्शन, तो बहुत फायदा होता है इससे। समझ में आया ये इतना? अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कॉल करेंगे मेरे वेब यूआई में, तो एरर आएगा। एरर देखो कैसा आता है गेट ऑल करने पे, वो एरर को सॉल्व करना है मेरे को। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? एमवीसी का एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम लोग एमवीसी पे आने वाले हैं, तो एमवीसी का कंट्रोलर क्रिएट कर, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ऐड कंट्रोलर। तो सबसे पहले मैं होम पेज बनाऊंगा मेरी एप्लीकेशन का, होम कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर, ऐड। तो होम कंट्रोलर से मैं ऐड कर दिया। होम कंट्रोलर जब विजिबल होगा तो मेरे को सिर्फ वहाँ पे चेक करना डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट यूजर लिस्ट ऑफ यूजर मेरे को डिस्प्ले करना है, यूजर लिस्ट तो इसके लिए व्यू बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, बराबर ना? ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब होम कंट्रोलर के अंदर मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेना रहेगा, तो प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट किया। क्यों कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ मैं? मेरे को क्या करना है, जो बिजनेस यूजर सर्विस में जो फंक्शन बनाया हो, क्रिएट, गेट ऑल, गेट बाय आईडी, उसको मेरे को यहाँ पे कॉल करना है। तो वो किसके अंदर है? यूजर सर्विस क्लास के अंदर है। तो यूजर सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बराबर ना? अभी मैं यूजर सर्विस में कोड लिख के आया हूँ, तो उसको एक्सेस करने के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो मेरे को एक्सेस करना है क्या? यूजर सर्विस क्लास, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा उसके इंटरफेस का। तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आई यूजर सर्विस, हाँ रेफरेंस बराबर। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि रेफरेंस नहीं है। वेब यूआई के अंदर ये दोनों का रेफरेंस चाहिए। राइट क्लिक किया, ऐड रेफरेंस, बिजनेस
सर्विस और डेटा मॉडल दोनों। कंट्रोल डॉट ठीक है, अंडर इसको यूजर सर्विस उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दूंगा, अब उसमें इनिशियलाइज कर दूंगा पब्लिक कंस्ट्रक्टर। हाँ, अब ऑब्जेक्ट किसका है? इंटरफेस का है। तो इंटरफेस में तो कंस्ट्रक्टर होता नहीं है, तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए मैं कौन सी क्लास को यूज करूंगा? वो क्लास जो वो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो आई यूजर सर्विस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास कौन सी है? यूजर सर्विस। ये देखो यहाँ आई यूजर सर्विस है, यहाँ यूजर सर्विस है, इससे कंफ्यूज मत होना। नहीं, वो मैं प्राइवेट वेरिएबल जितना बनाता हूँ उसके लिए अंडरस्कोर ले लेता हूँ। कन्वेंशन है गाइड कोडिंग गाइडलाइन का कि जब तुम यूज़ करोगे तो तुमको समझ में आएगा अंडरस्कोर लगा है तो प्राइवेट वेरिएबल है तो उसका एक्सेस के बाहर नहीं रहेगा इसके लिए। क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल का डेटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग टाइप इन्फ्लुएंसिंग मतलब वेयर कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। VAR वेयर डायरेक्ट लिखा तो भी चलता है लोकल वेरिएबल के लिए। तो ये हो गया यूज़र। अब उसके बाद मैं यूज़र लिस्ट मेरे को रिटर्न करना है, तो मेरे को यहाँ से लिस्ट ऑफ वैल्यू पास करना है। कहाँ पर? जो मेरा व्यू है वहाँ पे दिखेगा ना, बराबर। तो मॉडल के फॉर्म में पास करना पड़ेगा। तो इसका जो व्यू है उसके लिए मॉडल डिफाइन करो। तो गो टू व्यू किया, बोला भाई बात ये तेरा मॉडल है। मॉडल क्या है इसका? @मॉडल। इसका मॉडल क्या है? मेरे प्रोजेक्ट का नाम सबसे पहले रहेगा वेब UI, नहीं सॉल्यूशन का नाम रहेगा। क्या है सॉल्यूशन का नाम? मनी ट्रांसफर। आ क्यों नहीं रहा? आ क्यों नहीं? लिखना पड़ेगा लग रहा है, तो लिख दे दो, इधर आएगा। वेब UI मेरे को कौन सी क्लास रेफरेंस करना है? यूजर ना, यूजर। लेकिन वो है किधर? डेटा मॉडल डोमेन के अंदर है ना? नहीं डोमेन में है ना। हाँ, डोमेन मॉडल डॉट यूजर। लेकिन एक यूजर दिखेगा क्या? लिस्ट ऑफ यूजर ना, तो क्या लिखूंगा इधर? बराबर ना, समझा क्या? लिस्ट ऑफ यूजर मेरे को दिखाना है, तो आई एनुमरेबल ऑफ यूजर मतलब लिस्ट ऑफ यूजर मैं नहीं बोल रहा हूँ, DB सेट ऑफ यूजर नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल कुछ भी आएगा तो ले लेगा। अब यहाँ से मेरे को भेजना क्या पड़ेगा? यूजर लिस्ट जो है, तो उसके लिए मॉडल रेडी करना रहेगा। तो वेरिएबल मॉडल इक्वल्स, मेरे पास ऑब्जेक्ट का नाम है यूजर सर्विस डॉट गेट ऑल। गेट ऑल करेगा वो किसको मिलेगा? मॉडल को। वो मॉडल किसको दे दिया? इसको हैंड ओवर कर दिया। तो उसने किसको दे दिया? व्यू को। वो इधर पे आ गया। अब यहाँ से मैं उसको डिस्प्ले करूँगा। मेरे को किस में डिस्प्ले करना है उसको? टेबल में, बराबर ना, टेबल में। तो टेबल का हेडर बनेगा, दो कॉलम खाली लेता हूँ मैं, दो कॉलम लूँ कौन सा देखेंगे बाद। यूज़र नेम है ना, यूज़र नेम और यूज़र आईडी GUID आएगी। GUID बहुत गंदी दिखती है। कुछ और नहीं है क्या?
कुछ लिया नहीं क्या मैंने उसके अंदर? फर्स्ट नेम मिडल नेम नहीं लिया क्या? सर फर्स्ट नेम मिडिल नेम अलग अलग अलग। हाँ तो फुल नेम बना लेंगे ना हम लोग उसको, फुल नेम, ठीक है। अब उसके बाद टेबल का हेडर खत्म हो गया, टेबल बॉडी, टेबल बॉडी में लूप चलेगा। तो मैं लिखा, हाँ लूप को डेटा कहाँ से मिलेगा? मॉडल से, मॉडल में आ रहा है ना पूरा वैल्यू। तो मैं लिखा @ फॉर ईच वेरिएबल एक पर्टिकुलर आइटम इन मॉडल। तो ये लूप चलेगा, जब जब लूप चलेगा तो लूप से पहले एक tr आएगा और लूप के बाद एक tr आएगा, ऐसा होगा ना। और इसके अंदर कुछ tds बनेंगे, फर्स्ट td में क्या आएगा? आइटम ना, आइटम में आ रहा है लिस्ट ऑफ, जैसे 3 यूजर्स आए तो पहला यूजर इसमें आएगा, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा यूजर इसमें आएगा, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तीसरा यूजर इसमें आएगा, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जो वैल्यू आ रही है वो आइटम में आ रही है। आइटम डॉट, मेरे पास क्या है? पहला यूजर नेम, तो यूजर नेम लिख दिया। उसके बाद क्या है? @item डॉट फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम ना, तो फर्स्ट नेम @item डॉट मिडल नेम @item डॉट, हो गया फुल नेम। स्पेस ले लेगा बीच में, समझ में आया क्या? तो ये लूप चलते रहेगा, तो ये tr बनते चला जाएगा। हाँ तो ये HTML है ना, मैं जब स्पेस की ज़रूरत पड़ी, जब स्पेस लिख दिया, जब C# की ज़रूरत पड़ी तो @ लगा दिया। क्या वो तो फॉर ईच लूप है ना। फॉर ईच लूप में हम लोग एंड कंडीशन नहीं बताते, हम लोग कलेक्शन बताते हैं। तो जब तक पूरा कलेक्शन खत्म नहीं हो जाता जब तक लूप चलता है। और जो तुम बोल रहे हो फॉर लूप है, उसमें मेरे को बताना रहेगा। नहीं चलेगा, स्पेस दे दिया ना बीच में, तूने स्पेस दे दिया तो फिर स्विच हो गया HTML। यहाँ पे मैं @ लिखा तो C# मोड में आया, फिर मैं स्पेस मारा वापस HTML में चला गया, फिर वापस @ लगाया, फिर C# मोड में आया, फिर स्पेस मारा, फिर HTML में चला गया। बात समझी क्या? ये बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। तुम लिखते चले आओगे, तुमको खुद अंदाजा नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक tr बनेगा, उसमें td, हर एक के लिए td बनता जाएगा। अरे ये गलत हो गया, हर उसके लिए tr बनना चाहिए ना, हर लूप के लिए। हर लूप के लिए एक रो होगी ना, नहीं तो वो क्या करेगा? एक ही बार tr बना के td रिपीट करते चले जाएगा। क्योंकि tr td रिपीट करना, जब भी तो मैं रो, मेरी रो बनेगी। अगर मैं लूप के बाहर लिखूंगा तो वो स्टार्टिंग में आएगा, एंडिंग में आएगा, फिर खाली td आएगा। समझा क्या गलत था? अभी सही हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब डेटाबेस में कुछ यूजर डाल देता हूँ मैं। यूज़र आईडी दे दिया 101, यूज़र नेम दे दिया FF, पासवर्ड दे दिया FF। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड हो गया, तो 2 रिकॉर्ड आना चाहिए। आएगा नहीं, एरर आएगा, ठीक है। तो इधर पे डिबग पॉइंट लगा दिया। अब क्या होना चाहिए? जैसे मैं रन करूँ तो यूज़र लिस्ट पहले दिखना चाहिए। तो और कौन से कंट्रोलर का? होम कंट्रोलर का। तो मेरे को कहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा? route.config के अंदर, route.config में कंट्रोलर नेम होम, इंडेक्स सेक्शन मेथड नेम, बराबर ना? रन
क्लियर कट बोलेगा क्या मसला है उसको, तो उसको सॉल्व करना है। क्या आएगा? अफजल एरर। अफजल अफजल खतरनाक आदमी है भाई, मामूली आदमी समझते हो बस। डिबग पॉइंट लगाया था मैं पहले, वो आएगा। आया एकदम मस्त वाला है एंटिटी फ्रेमवर्क का। क्या है? कैन नॉट लोड फाइल और असेंबली एंटिटी फ्रेमवर्क 6.0। एंटिटी फ्रेमवर्क 6.0 हम लोग सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में ऐड किए, हाँ हम लोग अपने। इसलिए सर्विस भी ऐड किए थे उसमें भी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं पहले बोला, मैं बस सोचा पहले एक साथ कर दूं, लेकिन फिर मैं उसको स्किप कर दिया। तो कैसे करना है? मैंने न्यू गेट में गया, रिसेंट पैकेज में गया, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल। ठीक है, अगेन यस टू ऑल, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, उसके बाद रन। अभी भी एक और एरर आएगा, वो भी देख लो। वो समझा ना, एरर एकदम क्लियर कट एरर था, लोड नहीं कर पाएगा असेंबली, आप करेगा लोड। अब डिबग पॉइंट आया, अब देखो एरर क्या आता है। F10 किया, यूजर सर्विस का गेट ऑल करने के लिए जाएगा। F11 कर रहा हूँ मैं, तो गेट ऑल में चला जाएगा। F11 किया, गेट ऑल में आ गया, दिख रहा है कि नहीं? गेट ऑल में आ गया, इधर से F10 किया, यही एरर आया नहीं? ऐसे कैसे हो गया? आया 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 एरर आया। F10 किया, आया, देखो क्या है। ये तो अलग ही एरर आ गया, जो सोचा नहीं था वो आ गया। क्या क्या एरर है देखो, पढ़ो। द कनेक्शन स्ट्रिंग में मैं प्रोवाइडर का नेम नहीं बताया, कनेक्शन स्ट्रिंग में मैं वो नहीं बताया कि ऑरेकल से कनेक्ट करना है कि एसक्यूएल से कनेक्ट करना है। मैं बता दिया हाँ ये यहाँ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कौन सा सर्वर मिलेगा वो बताना पड़ता है मेरे को, तो उसको कैसे बताऊंगा? कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन किया, कुछ अलग ही हो गया। कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन किया, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है प्रोवाइडर नेम। इससे पहले हम लोग यूज किए थे। प्रोवाइडर क्या रहेगा? सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, चलो अभी रिफ्रेश करते हैं। मैं रिबिल्ड नहीं किया, क्यों? कि मैं XML में चेंज किया, C# में चेंज नहीं किया। देखो अब एकदम मस्त लग रहा है, ये एरर चाहता था मैं। पढ़ो एरर क्या एरर है? वैलिडेशन एरर डिटेक्ट हुआ। इसका मतलब तुम्हारा मॉडल जो तुम्हारा मैपिंग चालू थी, EF की मैपिंग, मतलब तुम्हारे मॉडल तुमने बनाया, तुमने टेबल बनाया, टेबल और मॉडल तुम्हारा मैप नहीं हुआ, तो क्या एरर है? अकाउंट्स मैपिंग में एरर है। क्या? अकाउंट हैज नो P डिफाइंड। क्या? हाँ, लेकिन मैं EFTP कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, वही एरर है एक्चुअल में। मैं यूज कल यूजर किया हूँ, लेकिन वो सबका दे रहा है, ये तुम ऐसा बोल रहे हो ना। तो EFTP कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर तो मैं सबकी प्रॉपर्टी क्रिएट करके
रखा हूँ। तो एरर क्या बोल रहा है वो? एरर वो ये बोल रहा है कि अकाउंट जो एंटिटी तुमने बनाई है उसके अंदर तुमने की डिफाइन नहीं की है। कस्टमर एंटिटी बनाई है उसमें भी की डिफाइन नहीं की है। समझ में आ रहा है क्या? ट्रांसफर एंटिटी बनाई है उसमें भी की डिफाइन नहीं की है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? तुमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा आईडी एट्रीब्यूट की है कि नहीं है। एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर एक वो भी होता है, एक कन्वेंशन होता है। अगर तुम सिर्फ आईडी एट्रीब्यूट ले लोगे ना, मतलब खाली आईडी लिख दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसको की कंसिडर करता है। हम लोग खाली आईडी लिए नहीं, हम लोग कहीं कस्ट आईडी लिए, कहीं ये लिए, तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग उसको मैनुअल डिफाइन करना पड़ता है। तो मैनुअल उसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो जहाँ हम लोग मॉडल बनाते हैं, तो मेरा मॉडल कहाँ है? ये डोमेन मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे है मेरा यूजर एंटिटी, ये एक्चुअली मेरी आईडी है। तो इसके ऊपर आके लिखने का की, तो बोलेगा मेरे को की नहीं पता, कंट्रोल डॉट लिखेंगे तो भी उसको नहीं पता रहेगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये एंटिटी फ्रेमवर्क का एट्रीब्यूट है। तो इसमें भी एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझ में आया? तो डोमेन मॉडल पे आया, राइट क्लिक किया, न्यू गेट किया, न्यू गेट करके रिसेंट में गया, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल। क्या हुआ? अफजल ऐसा बनाएगा कि एक भी जगह नहीं करेंगे, सब जगह हो जाएगा। काम चालू है। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। system.component.model.data annotation नेम स्पेस की आ गया। तो अब ये की हो गया। तो देखो अभी अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करके रिफ्रेश करूंगा तो एक काम हो जाएगा। कौन सा काम होगा? ये वाला। हो जा भाई, हो गया एक काम। समझा? सब जगह कर देता हूँ मैं। अभी समझा क्यों हम लोग वो उसको कॉल नहीं कर रहे, वो मॉडल जनरेट कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। तुमने अगर 10 एंटिटी ली तो तुम यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो तो मैपिंग करेगा ना। उसको मैपिंग में ही एरर आ गया। वो यूज करता नहीं करता वो अलग बात रहती। अब तुम सोचोगे मैंने खाली यूजर यूज किया, एरर 5 जगह क्यों दिया? लेकिन तुमने EFDB बनाया, उसमें 5 प्रॉपर्टी ले ली, तो पहले वो सबकी मैपिंग कर देगा, उसके बाद फिर क्वेरी वरी आगे बनाएगा। तुम यूज करो नहीं करो वो तुम्हारे ऊपर है। तो की मेरे को सब में डालना रहेगा, तो अकाउंट्स में भी की डाल देता हूँ मैं। यूजर्स में डाल दिया, कस्टमर्स बाकी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वी, विल सक्सीड, विल फिश। आइडियली क्या होना चाहिए? अब डेटा आ जाना चाहिए। आ गया। समझ में आया क्या? यही है ना? वो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम विद स्पेस, और यहाँ पे उसका यूजर नेम। समझा क्या? तो मेरा अब मेरे को इतना श्योर हो गया कि मेरा कनेक्शन तो काम करने लगा। अब मेरा ध्यान मेरे को पूरा मेरे लॉजिक के ऊपर लगाना है कि हाँ अब क्या करना है, कहाँ से क्या डेटा लाना है, कहाँ पे क्या लिस्ट डिस्प्ले करना है, कैसे इसको मैनिपुलेट करना है। तो अब लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करेंगे हम लोग। समझा इतना? मैं वीडियो ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे।